ओके, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट एंथर्स, पॉलन ग्रेन्स, लेयर्स। तो हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा था कि एंथर के अंदर वेरियस लेयर होती हैं। आउटर लेयर इज एपिडर्मिस, सिंगल लेयर होती है, थिन लेयर से, थिन सेल से मिलकर बनी होती है। एंडोथेलियम थिक सेल से। मिडल लेयर मल्टी लेयर, डाइसेंस में हेल्प करेगी। टेप्टन के वेरियस फंक्शन हमने देखे थे। इसके बाद हमने यहाँ पर एक स्टोमियम देखा था जो लाइन ऑफ डाइसेंस कहलाता है, जहाँ से पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। और पॉलन ग्रेन के बाहर निकलने के फिनोमिना को डाइसेंस या शेडिंग कहा जाता है। तो अगर शेड वर्ड बोला जाएगा तो उसका मतलब भी ये होगा पॉलन ग्रेन का बाहर निकलना। पॉलन डेवलपमेंट देखी थी कि पॉलन कैसे डेवलप करते हैं। तो एक पॉलन जो होता है वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में बनते हैं। यहाँ पर एक चीज बतानी होती है कि जो 4 पॉलन ग्रेन थे, ये जो पॉलन टेट्राड था, इनके अराउंड जो ये कवरिंग होती है किस चीज की बनी होती है। तो ये पूछा जाता है एंट्रेंस में, ये जो कवरिंग होती है किस चीज की बनी होती है। तो ये बनी होती है सेलुलोज एंड पैक्टेट की। This covering is made up of cellulose and pectate. Pectocellulose या cellulose pectate. Pectocellulose. Pecto मतलब pectin and cellulose means cellulose जो प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है, pectin, cellulose. Both are carbohydrates. नेक्स्ट, इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस होता है वो एसिमेट्रिकली डिवाइड करता है, और एसिमेट्रिकली डिवाइड करने के बाद क्या फॉर्म करता है? एक लार्ज न्यूक्लियस और एक स्मॉल न्यूक्लियस फॉर्म करता है। जो लार्ज न्यूक्लियस होता है उसे वेजिटेटिव कहते हैं, स्मॉल को हम जनरेटिव कहते हैं। और जो लार्ज न्यूक्लियस की सेल होती है उसे ट्यूब सेल कहा जाता है, और जो स्मॉल न्यूक्लियस की सेल होती है उसे जनरेटिव सेल कहा जाता है। अब यहाँ पर जो ये 2 सेल्स हैं, ये पॉलन ग्रेन कितनी सेल स्टेज के अंदर है? पॉलन ग्रेन आएगा 2 सेल स्टेज के अंदर। पॉलन ग्रेन इज इन 2 सेल स्टेज। तो यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन तुम्हें देखने को मिल रहा है कितनी सेल स्टेज में? 2 सेल स्टेज के अंदर है। ये जनरेटिव के जो 2 मेल न्यूक्लियस बनते हैं, ये कब बनते हैं? जब पॉलन ग्रेन जाके गिरता है किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर, तब ये बनते हैं। ये मैंने बात यहाँ पर दिखाई थी तुम्हें कि जब पॉलन ट्यूब बन रही है तब क्या बन रहे हैं? जनरेटिव जो है डिवाइड हो रहे हैं। जब पॉलन ट्यूब बन रही है तब जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, वो डिवाइड हो रहा है। मीन्स पॉलन ट्यूब बनने से पहले जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता। और पॉलन ट्यूब कब बनती है? जब पॉलन ग्रेन जाके गिर जाता है स्टिग्मा के ऊपर और स्टाइल के अंदर पॉलन ट्यूब बना रहा होता है। तो 60% एंजियोस्पर्म के अंदर, चैप्टर किसके ऊपर था? एंजियोस्पर्म के ऊपर। तो 60% एंजियोस्पर्म के अंदर पॉलन ग्रेन शेड करता है एट 2 सेल स्टेज। 60% एंजियोस्पर्म के अंदर पॉलन ग्रेन शेड करता है एट 2 सेल स्टेज, एंड 40% एंजियोस्पर्म्स के अंदर पॉलन ग्रेन शेड करता है एट 3 सेल स्टेज। तो 3 सेल स्टेज कहने का मतलब क्या हो गया? मीन्स ये जो तुमने यहाँ पे 2 मेल न्यूक्लियस पढ़े हैं, जो कब बन रहे हैं? जो बन रहे हैं आफ्टर पॉलन ग्रेन फॉल ऑन स्टिग्मा और फीमेल पार्ट। ये 40% एंजियोस्पर्म में ये स्टिग्मा के ऊपर जाने से पहले, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर जाने से पहले वो क्या बन जाते हैं? 2 मेल न्यूक्लियाई बन जाते हैं। तो जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ये किसके लिए? 60% एंजियोस्पर्म्स के लिए, मतलब मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स के लिए ये कॉन्सेप्ट कि पॉलन ग्रेन एंथर से कब बाहर निकलेगा? जब उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे? 2 सेल देखने को मिलेंगे, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल देखने को मिलेगी। इस कंडीशन में पॉलन ग्रेन बाहर निकलेगा किसके अंदर से? एंथर के अंदर से बाहर निकलेगा। अब जाके गिरेगा स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा के ऊपर जब गिरेगा ये फीमेल पार्ट के ऊपर, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस करेगा, और इस पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे, और वो कौन बनाएगा? जनरेटिव न्यूक्लियस बनाएगा। पर 40% एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है? 40% एंजियोस्पर्म के अंदर एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है, और जनरेटिव न्यूक्लियस पहले से डिवाइड हो रखा होता है इनटू 2 मेल न्यूक्लियाई। मतलब स्टिग्मा के ऊपर गिरने से पहले ही वो डिवाइड हो रखा होता है जनरेटिव सेल इनटू 2 मेल न्यूक्लियाई। तो इसको कहा जाता है 40% एंजियोस्पर्म के अंदर पॉलन ग्रेन बाहर निकलता है एट 3 सेल स्टेज, एंड 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन बाहर निकलता है एट 2 सेल स्टेज। ये बात समझ में आई? नो सर, एक बार और बता देते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन के अंदर कितनी सेल्स देखने को मिलती हैं? 2 सेल्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये एक एंथर है। एक एंथर के डायग्राम पे आते हैं। ये एक एंथर है। इस पॉलन ग्रेन को अगर तुम जूम करके देखोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा इस पॉलन ग्रेन के अंदर तुम्हें 2 सेल्स देखने को मिल रही है। एक देखने को मिल रही है जनरेटिव और एक देखने को मिल रही है वेजिटेटिव। ठीक है,
यहाँ पर कितनी सेल हुई, 1 सेल एंड 2 सेल, ठीक है, ये देखने को मिली। अब पॉलन ग्रेन इसके अंदर से बाहर निकल गया, इसे कहते हैं हम शेडिंग, पॉलन ग्रेन की शेडिंग या डाइसेंस। पॉलन ग्रेन बाहर निकल गया, पॉलन ग्रेन जाके गिरा किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। पॉलन ग्रेन जाके गिरा स्टिग्मा के ऊपर और इसने यहाँ पर क्या फॉर्म करी, पॉलन ट्यूब फॉर्म करी। और इस पॉलन ट्यूब के अंदर कितने न्यूक्लियस आएंगे, 2 मेल न्यूक्लियस आएंगे, जो कौन फॉर्म करेगा, सेकंड सेल विच इज जनरेटिव सेल। इसका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। हाँ, अब यहाँ पर तुमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पॉलन ग्रेन कितनी सेल्स में बाहर निकला था, 1 सेल में, 2 सेल में या 3 सेल में, तुम क्या बोलोगे, 2 सेल में निकला था। यस सर। हाँ, तो इसके अंदर कितनी सेल थी जब पॉलन ग्रेन बाहर निकला था, इसके अंदर 2 सेल थी, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। ऐसा हमें देखने को मिलता है 60% एंजियोस्पर्म के अंदर, जिनके अंदर पॉलन ग्रेन जब बाहर निकलता है तो उस टाइम पे जनरेटिव डिवाइड नहीं हो रखा होता इनटू 2 मेल न्यूक्लियस। ऐसा देखने को मिलता है 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर। तो इस वर्ल्ड में अगर मान लो 100% एंजियोस्पर्म्स है तो 60% के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि पॉलन ग्रेन निकलता है एंथर के अंदर से एट 2 सेल स्टेज, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। जनरेटिव फिर डिवाइड कब होती है, जब वो जाके गिर जाता है पॉलन ग्रेन किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, मतलब फीमेल पार्ट के ऊपर जब जाके गिर जाता है पॉलन ग्रेन, तब जाके जनरेटिव डिवाइड होती है इनटू 2 मेल न्यूक्लियस। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया 2 सेल स्टेज वाला? यस सर। अब 40% एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है, 40% एंजियोस्पर्म, मान लो ये जो यहाँ पर पॉलन ग्रेन है 40% एंजियोस्पर्म का है, लेट कर रहे हैं कि 40% एंजियोस्पर्म का है। तो जब तुम इसके पॉलन ग्रेन को देखोगे तो एंथर से बाहर निकलने से पहले तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और 2 मेल न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे, जो डिवाइड कब होते थे, जब पॉलन ग्रेन कहाँ गिरता था, स्टिग्मा पे गिरता था, तब डिवाइड होते थे, पर ये पहले से ही डिवाइड हो रखे तुम्हें दिखेंगे। ठीक है, मींस इस कंडीशन में पॉलन ग्रेन कितनी सेल स्टेज पे निकल रहा है बाहर, एक, और इन दोनों को हम क्या काउंट करते हैं, दोनों न्यूक्लियस को 2 अलग अलग काउंट करते हैं, 2 एंड 3, 2 मेल गैमेट या 2 मेल न्यूक्लिया को हम क्या काउंट करते हैं, 2 एंड 3। तो इस कंडीशन में अगर कोई पॉलन ग्रेन एंथर से बाहर निकलता है, ठीक है, इस कंडीशन में अगर कोई पॉलन ग्रेन एंथर से बाहर निकलता है तो उसे स्टिग्मा पे जाके 2 मेल न्यूक्लियस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही 2 मेल न्यूक्लियस उसके डिवाइड हो रखे हैं, एंथर से निकलने से पहले ही उसके 2 मेल न्यूक्लियस डिवाइड हो रखे हैं। तो इस कंडीशन में कहा जाता है कि 40% एंजियोस्पर्म के अंदर पॉलन ग्रेन शेड करता है 3 सेल स्टेज एंड 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन शेड करता है एट 2 सेल स्टेज। शेड का मतलब बाहर निकलना है एंथर के अंदर से। समझ में आया अब? यस सर। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं इस चीज को। एक एंथर है, इस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म के अंदर कंडीशन देख रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म के अंदर क्या देखने को मिलता है हमें, 60% के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं उनके पास 2 सेल होती हैं, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल होती है। जब पॉलन ग्रेन अपने एंथर से बाहर निकलता है तो उसके पास सिर्फ 2 सेल देखने को मिलती है, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, और जब जाके वो स्टिग्मा पे गिरता है तो उस टाइम पे वो 2 मेल न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है। जो पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में बाहर निकले जिसका जनरेटिव सेल 2 मेल न्यूक्लियस में डिवाइड ना हो रखा हो, उस कंडीशन में पॉलन ग्रेन को कहा जाता है पॉलन ग्रेन शेड एट 2 सेल स्टेज। पॉलन ग्रेन शेड करा है एट 2 सेल स्टेज। पर 40% एंजियोस्पर्म के अंदर ऐसा नहीं होता। 40% एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन एंथर के अंदर जो होता है उसके अंदर तुम्हें एक वेजिटेटिव सेल देखने को मिलती है, 2 मेल न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। पॉल एंथर के अंदर से, एंथर से बाहर आने से पहले ही तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, 2 मेल न्यूक्लियाई डिवाइड हुए दिखेंगे, जो एक्चुअली कब डिवाइड होते हैं, जब जाके स्टिग्मा पे गिरता है पॉलन ग्रेन। मेजोरिटी के अंदर क्या होता है, जब स्टिग्मा पे गिरता है तब डिवाइड होते हैं, पर 40% के अंदर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि पहले से डिवाइड हो रखा है। तो हम कहते हैं 40% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन शेड करता है एट 3 सेल स्टेज एंड 60% में पॉलन ग्रेन शेड करता है एट 2 सेल स्टेज। ठीक है, तो अब भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट में लिखूंगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो उस टाइम पे फिर दोबारा ये रिपीट होगा कॉन्सेप्ट कि पॉलन ग्रेन शेड करता है कितनी सेल स्टेज पे। तो पॉलन ग्रेन शेड करता है एट 2 सेल स्टेज। ठीक है, बात क्लियर कॉन्सेप्ट की? ठीक है, तो इसको इरेज कर रहा हूं मैं और बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन जो है उनके अंदर 2 तरीके की सेल पाई जाती हैं, और
जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो आगे चल के जब स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा तो वो 2 मेल न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है। स्टिग्मा के ऊपर गिर के प्रोड्यूस करता है, वो इस डायग्राम से क्लियर हो जाती है बात, क्योंकि पॉलन ट्यूब बनता है जब पॉलन ग्रेन जाके गिर चुका होता है स्टिग्मा के ऊपर, उससे पहले पॉलन ट्यूब नहीं बनती। ये 60% एंजियोस्पर्म के अंदर होता है। हम मेजोरिटी के लिए जो चीज होती है उसी को एक्सेप्ट करते हैं, बाकी जो कॉन्सेप्ट है हम दोनों के लिए बता के चलते हैं। अब आज पढ़ेंगे हम सेल्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो कौन कौन सी सेल्स हमें देखने को मिलती है पॉलन ग्रेन के अंदर? तो सेल्स ऑफ पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन के अंदर हमें 2 तरीके की सेल देखने को मिलती हैं, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। तो पॉलन ग्रेन न्यूक्लियस, पॉलन ग्रेन न्यूक्लियस undergo माइटोसिस जो होती है माइटोसिस 1 एंड रिजल्टिंग क्या बनाता है माइटोसिस 1 करके, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ 2 unequal cells, resulting in formation of 2 unequal cells। तो कहाँ हुई थी माइटोसिस 1? एक बार देखते हैं डायग्राम में। हमने देखा था कि जब एक पॉलन ग्रेन, ठीक है, जब एक पॉलन ग्रेन मैच्योर हो रहा होता है तो उस टाइम पे उसका जो न्यूक्लियस होता है वो एसिमेट्रिकली डिवाइड करता है और प्रोसेस होती है माइटोसिस की, और प्रोड्यूस करता है 2 सेल, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, एक लार्ज और एक स्मॉल। ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी गई है। क्या? पॉलन ग्रेन न्यूक्लियस जो होता है वो अंडरगो जाता है माइटोसिस, रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ 2 अनइक्वल सेल्स। अभी जो अनइक्वल सेल्स होती हैं कौन कौन सी होती हैं, तो जरा इनको एरो लगा के लिखते हैं, ये 2 अनइक्वल सेल्स कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहली जो सेल होती है उसका नाम होता है वेजिटेटिव सेल, और दूसरी जो सेल होती है उसका नाम होता है जनरेटिव सेल, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल जो होती है उसका नाम लिखेंगे वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का दूसरा नाम क्या होता है? ट्यूब सेल, ठीक है। वेजिटेटिव सेल इज आल्सो कॉल्ड ट्यूब सेल। अब आते हैं नेक्स्ट सेल पे। नेक्स्ट सेल जो होती है उसका नाम होता है जनरेटिव सेल, इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता, जनरेटिव सेल। नेक्स्ट, जो वेजिटेटिव सेल होती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? तो वेजिटेटिव सेल जो होती है ये लार्ज होती है, तो इट इज लार्ज सेल, और जो जनरेटिव सेल होती है वो छोटी होती है, तो इसे क्या कहा जाता है? इट इज स्मॉल सेल, एंड ये फ्लोट कर रही होती है। कल बताए थे स्टेटमेंट की जो जनरेटिव सेल होती है वो इतनी छोटी होती है कि वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही होती है, लार्ज वाले की मतलब वेजिटेटिव की। तो जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड इट इज फ्लोटिंग, ये फ्लोट कर रही होती है इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही होती है, इतनी स्मॉल ये होती है। नेक्स्ट, इसका जो न्यूक्लियस होता है वेजिटेटिव सेल के, इसके न्यूक्लियस को कहा जाता है ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो देयर न्यूक्लियस इज कॉल्ड ट्यूब न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस का नाम पड़ता है ट्यूब न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस का नाम पड़ता है ट्यूब न्यूक्लियस, या इसका दूसरा नाम होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। नेक्स्ट, जो जनरेटिव सेल होती है इसके न्यूक्लियस का नाम क्या होता है? तो इसके न्यूक्लियस का नाम होता है देयर न्यूक्लियस इज कॉल्ड जनरेटिव न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस का नाम होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। देयर न्यूक्लियस इज कॉल्ड जनरेटिव न्यूक्लियस। तो ये था अबाउट वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल होती है लार्ज, इसके न्यूक्लियस का नाम होता है ट्यूब न्यूक्लियस, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव सेल जो वेजिटेटिव के बाद जो दूसरी सेल होती है जनरेटिव होती है स्मॉल, और इसके न्यूक्लियस का नाम होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। अब आते हैं इनके फंक्शन के ऊपर कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं दोनों की दोनों सेल्स। तो फंक्शन ऑफ वेजिटेटिव सेल, तो क्या फंक्शन होता है वेजिटेटिव सेल का? बताओ क्या फंक्शन होता है वेजिटेटिव सेल का? पढ़ा था फंक्शन?
यस सर। वेजिटेटिव सेल वो मतलब आगे जाकर वो पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करती है। बढ़िया, ये पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करती है। तो इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे हम वेजिटेटिव सेल की। वेजिटेटिव सेल जो होती है, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। अब आते हैं फंक्शन ऑफ जनरेटिव सेल पे। तो जनरेटिव सेल जो होती है वो फॉर्म करती है 2 मेल न्यूक्लियाई। तो इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल न्यूक्लियाई 2 मेल न्यूक्लियाई बाय माइटोसिस। ठीक है, और माइटोसिस टाइम पे कौन सी चलती है? माइटोसिस 2 चलती है, क्योंकि माइटोसिस 1 हुई थी इन दोनों सेल्स को फॉर्म करने के लिए। तो जनरेटिव जो दोबारा डिवाइड करती है तो उसे कहा जाता है माइटोसिस 2। वैसे एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, एग्जाम में माइटोसिस देखने को लिखा होगा अनदर माइटोसिस। ठीक है, इस तरीके से लिखा होगा। एंड ये जो होता है ये हेल्प करते हैं न्यूक्लियस इन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में कैसे हेल्प करते हैं ये बात समझ में आएगी जब फीमेल पार्ट को पढ़ लेंगे। तो इट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। तो ये था अबाउट डिफरेंस बिटवीन 2 सेल्स ऑफ पॉलन ग्रेन। तो इनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सी 2 सेल्स होती हैं पॉलन ग्रेन की। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी 2 सेल्स होती हैं पॉलन ग्रेन की। एक वेजिटेटिव होती है, एक जनरेटिव होती है। वेजिटेटिव का क्या फंक्शन होता है, जनरेटिव का क्या फंक्शन होता है, इसमें लार्ज कौन सी होती है, स्मॉल कौन सी होती है, और फेट पता होना चाहिए। फेट मतलब फ्यूचर पता होना चाहिए कि जो ट्यूब सेल होगी इसका फ्यूचर क्या होगा, पॉलन ट्यूब। जनरेटिव सेल का जो फ्यूचर होगा वो क्या होगा, 2 मेल न्यूक्लियाई। इनके न्यूक्लियस का क्या फ्यूचर होगा, जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा ये डीजेनरेट कर जाएगा, इसका जो न्यूक्लियस होगा डिवाइड कर जाएगा इनटू 2 मेल न्यूक्लियाई। ठीक है, तो क्वेश्चन कई तरीकों से पूछा जा सकता है। अब जरा यहाँ पे एक नोट लिखते हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था शेडिंग के ऊपर, कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो शेड जो करते हैं वो कितनी सेल स्टेज में करते हैं। तो इन 60% एंजियोस्पर्म, इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स pollen grains shed at 2 सेल स्टेज। तो हमने जो ऊपर 2 सेल पढ़ी हैं, इन्हीं 2 सेल स्टेज पे पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो उसे कहा जाता है पॉलन ग्रेन शेड एट 2 सेल्ड स्टेज। और जो जनरेटिव के 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं वो डिवाइड कब करते हैं, जब वो चले जाते हैं किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। उससे पहले वो डिवाइड नहीं करते। नेक्स्ट, 40% एंजियोस्पर्म के अंदर ये कंडीशन थोड़ी अलग होती है। तो उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, while in 40% of एंजियोस्पर्म्स, pollen grain जो होता है, pollen grain shed at 3 सेल स्टेज। 3 सेल स्टेज का मतलब क्या होगा, जो जनरेटिव सेल होगी उसका जो न्यूक्लियस बनते हैं 2 मेल न्यूक्लियस जो स्टिग्मा पे जाके बनते हैं, वो पहले ही बन चुके होंगे पॉलन ग्रेन के अंदर से बाहर निकलने से पहले ही। तो 40% एंजियोस्पर्म के अंदर पॉलन ग्रेन शेड करता है एट 3 सेल स्टेज। तो इसको कैसे लिखा जाता है, दैट इज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जनरेटिव सेल डिवाइड mitotically to form 2 male nuclei बिफोर शेड। बाहर निकलने से पहले ही जनरेटिव सेल डिवाइड करके बना लेती है 2 मेल न्यूक्लियाई। तो इसलिए कहा जाता है 40% एंजियोस्पर्म के अंदर पॉलन ग्रेन शेड करता है एट 3 सेल स्टेज, एंड 60% के अंदर पॉलन ग्रेन शेड करता है एट 2 सेल स्टेज। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें कोई भी। यहाँ तक जो भी बातें बताई हैं इसमें कोई डाउट है अभी तक पॉलन ग्रेन से रिलेटेड? नो सर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन से रिलेटेड चीजें थी वो गई कंप्लीट। अब आएंगे हम वेरियस लेयर्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स पे।
कि पॉलन ग्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उस पॉलन ग्रेन के अंदर हमें कितनी लेयर्स देखने को मिलती हैं, आउटर लेयर का क्या नाम होता है, इनर लेयर का क्या नाम होता है। तो हेडिंग डालेंगे वेरियस लेयर्स ऑफ पॉलन ग्रेन, ऑफ पॉलन ग्रेन। तो कौन कौन सी वेरियस लेयर हमें पॉलन ग्रेन के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये सब अभी एंथर के अंदर ही चल रहा है, पॉलन ग्रेन आर द पार्ट ऑफ एंथर, तो इसलिए अलग से हेडिंग ने डाली। तो हमें कौन कौन सी पॉलन ग्रेन्स की लेयर देखने को मिलती है पॉलन ग्रेन के अंदर, एंट्रेंस का बोल दिया, नहीं थ्योरी का ही है। ठीक है, तो अब आते हैं हम मेल पार्ट के अंदर एंथर पे और पॉलन ग्रेन पे। तो जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसके अंदर हमें वेरियस लेयर्स देखने को मिलती हैं। तो कौन कौन सी लेयर पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले पॉलन ग्रेन के अंदर एक इनर लेयर होती है, और जो इनर लेयर होती है पॉलन ग्रेन की, इसका नाम होता है इंटाइन। ये जो इनर ब्लैक लेयर बनाई है इसका नाम होता है इंटाइन। और इंटाइन की एक कैरेक्टरिस्टिक है, कहीं से भी टूटी नहीं हुई। अगर तुम नोटिस करो, इंटाइन जो है कंटिन्यूअस लेयर है, ये कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रखी, कहीं से भी गायब नहीं है। तो इंटाइन इज अ कंटिन्यूअस लेयर। पॉलन ग्रेन की जो सेकंड लेयर होती है, जो इंटाइन के ऊपर प्रेजेंट होती है, उस लेयर का नाम होता है एक्साइन। तो ये वो लेयर होती है जो प्रेजेंट होती है इंटाइन के ऊपर, और इसे कहा जाता है एक्साइन। तो ये होती है पॉलन ग्रेन की सेकंड लेयर, जिसे कहा जाता है एक्साइन। और ये डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, मींस जगह जगह से क्या होती है, अपसेंट होती है। तो इस जगह पे अपसेंट है, इस जगह पे अपसेंट है, इस जगह पे अपसेंट है। तो जिस जिस जगह पे ये लेयर अपसेंट होती है उस जगह को कहा जाता है जर्म पोर। तो क्या क्या पढ़ा हमने, पॉलन ग्रेन की दो लेयर होती है, एक होती है इंटाइन और एक होती है एक्साइन, आउटर और इनर लेयर। इनर लेयर जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है, और आउटर लेयर जो होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, मींस जगह जगह पे अपसेंट होती है। जिस जगह पे अपसेंट होती है उस जगह को कहा जाता है जर्म पोर। ठीक है, तो जर्म पोर वो जगह होती है जहां पे एक्साइन क्या होती है, अपसेंट होती है। तो जर्म पोर किस लिए हेल्प करता है, तो जर्म पोर हेल्प करता है ताकि पॉलन ट्यूब यहाँ से क्या हो सके, अराइज हो सके। तो जर्म पोर का होना क्या होता है, जरूरी होता है। अब इस पॉलन ग्रेन के अंदर हमें दो सेल्स देखने को मिलती है। एक लार्ज सेल देखने को मिलती है जिसका नाम होता है ट्यूब सेल, और एक देखने को मिलती है इसके अंदर हमें स्मॉल सेल जिसका नाम होता है जनरेटिव सेल। तो दो सेल देखने को मिलती है, ट्यूब सेल एंड जनरेटिव सेल। ट्यूब सेल का दूसरा नाम था वेजिटेटिव सेल। इस ट्यूब सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसका नाम होता है ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है उसका नाम होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसको जरा कॉपी करते हैं डायग्राम को और अपने नोट्स में ऐड करते हैं और दोबारा समझते हैं इस चीज को। ये तो पूरा डायग्राम नहीं आया, इन्होंने सिर्फ सर्कल आया जो मैंने ड्रॉ करा था, इसको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेरियस लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन कौन कौन सी होती हैं, तो बाकी पहले लेबलिंग्स को हटा देते हैं फिर दोबारा लिखेंगे। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन के अंदर कौन कौन सी लेयर देखने को मिलती है, एक सबसे पहले इनर लेयर देखने को मिलती है पॉलन ग्रेन के अंदर। और जो इनर लेयर होती है पॉलन ग्रेन की वो कैसी होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, इसका नाम होता है इंटाइन। ठीक है, पॉलन ग्रेन के अंदर जो आउटर लेयर होती है उसका नाम होता है एक्साइन, और ये डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, जगह जगह से अपसेंट होती है। जिस जिस जगह से अपसेंट होती है उस जगह को कहा जाता है जर्म कोर, और यहाँ से अराइज होती है पॉलन ट्यूब। पॉलन ग्रेन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं दो न्यूक्लियस या दो सेल, एक ट्यूब सेल और एक वेजिटेटिव सेल। ट्यूब सेल के न्यूक्लियस का नाम होता है ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस का नाम होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये होते हैं पॉलन ग्रेन के पार्ट्स। इसके अलावा यहाँ पे वैक्यूल दिखा रखा है जिसके अंदर स्टोर्ड फूड होगा। इसको इसका कोई पर्पज नहीं है याद करने का, उसको याद रखो या मत रखो। इस डायग्राम में जो जो लेबलिंग है वो समझ में आई, क्लास चल रही है ना, हाँ चल रही है। हाँ बताओ, इस डायग्राम में जो जो लेबलिंग है वो समझ में आई, कोई डाउट है इसमें। at which enzyme upset। क्लास में हो शिक्षा, टाइप करके बता दो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी।
क्या सर? मैंने ये पूछा डायग्राम जो समझा हमने, इसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। जो एक्साइन होती है ये आउटर लेयर होती है, और इंटाइन जो होती है वो इनर लेयर होती है। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर एक्साइन किस चीज की बनी होती है वो पता होना चाहिए, इंटाइन किस चीज की बनी होती है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर खैर मेंशन नहीं कर सकते, शायद इतना स्पेस नहीं है, बाकी ट्राई करते हैं, क्या पता आ जाए। एक्साइन जो होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की, नहीं आ पाएगा यहाँ पे, इसके बाद लिखना पड़ेगा अलग से स्टेटमेंट में। तो पॉलन ग्रेन का डायग्राम बनाने को आ सकता है। पॉलन ग्रेन की जगह तुम्हें एक नाम और देखने को मिल सकता है कि डायग्राम ड्रॉ करो किसका, मेल गैमेटोफाइट का, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो ये वर्ड मैंने पहले भी बताया था कि गैमेटोफाइट जब वर्ड आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, गैमेट की बात हो रही होगी। ठीक है, तो कंफ्यूजन होना इस वर्ड में कि गैमेटोफाइट क्या होता है। गैमेटोफाइट गैमेट को ही कहा जाता है। अब हम जरा इसकी लेयर्स की बात करते हैं कि पॉलन ग्रेन के अंदर कौन कौन से लेयर होती है। तो सबसे ज्यादा तो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तुम्हें देखने को मिलेंगे एक्साइन के ऊपर, चाहे एनसीईआरटी में हो, चाहे प्रीवियस ईयर में हो, चाहे एंट्रेंस में हो, एक्साइन के ऊपर क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो एक्साइन जो होती है वो पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर होती है, और ये होती है इंपॉर्टेंट। एक्साइन जो होती है इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, पहले इसके बारे में लिखेंगे कि क्या होती है एक्साइन। तो इट इज आउटर मोस्ट लेयर, ये एक आउटर मोस्ट लेयर होती है ऑफ किसकी, पॉलन ग्रेन की आउटर मोस्ट लेयर होती है एक्साइन। जो एक्साइन होती है ये पूछा जाता है किस चीज की बनी हुई होती है। तो एक्साइन इज मेड अप ऑफ अ केमिकल नेम एज स्पोरोपोलेनिन। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है एक्साइन बनवाने में कौन हेल्प करता है, बताओ भाई, एक्साइन बनवाने में कौन हेल्प करता है? टैप्टम। बहुत बढ़िया, कौन हेल्प करता है? टैप्टम हेल्प करता है एक्साइन बनवाने में। ठीक है, एक बॉडी बनवाता है जिसका नाम होता है विस्क बॉडी, और वो क्या बनवाती है, एक्साइन बनवाती है। मोस्टली तुम्हें याद रखना है एक्साइन जो होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की, और स्पोरोपोलेनिन या एक्साइन दोनों में से कोई भी वर्ड बोल दिया जाएगा, स्पोरोपोलेनिन या एक्साइन। ये किसका कौन बनवाता है, टैप्टम इसे बनवाने में हेल्प करता है। ये जो स्पोरोपोलेनिन होती है ये बहुत ज्यादा हाईएस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल होती है, मींस ये पॉलन ग्रेन को खराब नहीं होने देती। क्यों नहीं होने देती? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एसिड, कोई भी अल्कली, कोई भी हाई टेम्परेचर इसको तोड़ नहीं पाता। तो इसके लिए क्या लिखा जाता है, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। ठीक है, तो ये जिन ऑर्गेनिक मटेरियल के बारे में जानते हैं हम, ठीक है, जो भी हमारे साइंस जानती है, उस साइंस में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेजिस्टेंस जो मटेरियल है वो माना जाता है स्पोरोपोलेनिन का। तो इट इज द वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट रेजिस्टेंस मटेरियल, ठीक है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस मटेरियल नोन, जिसे हम जानते हैं। क्यों कहते हैं इसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस मटेरियल? तो इसके ऊपर स्टेटमेंट लिखनी होती है, बिकॉज इसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस मटेरियल इस वजह से कहता है बिकॉज नो एंजाइम, नो एसिड, नो अल्कली, मतलब बेस, वाटर जो पानी में घुल सके उसे क्या कहा जाता है, अल्कली। वाटर सोल्यूबल बेस इज नोन एज अल्कली। तो नो एंजाइम, नो एसिड, नो अल्कली, और इवन हाई टेम्परेचर कैन नॉट डिग्रेड इट, इस लेयर को तोड़ नहीं पाती, डिग्रेड इट। तो इतनी ज्यादा ही रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। अब इस वजह से अगर किसी पॉलन ग्रेन के ऊपर एक्साइन मान लो दबा के है, और उसके ऊपर जर्मपोर सिर्फ एक है, एक्साइन दबा के और जर्मपोर सिर्फ एक है, तो पॉलन ग्रेन अगर वो किसी जगह पे पड़ा भी रह गया किसी कुछ टाइम के लिए, तो वो खराब नहीं होता। पॉलन ग्रेन कैसा रह जाता है, सालों साल तक वैसे का वैसे ही रह जाता है, बिना खराब हुए पड़ा का पड़ा रह जाता है। तो ये पॉलन ग्रेन को किस तरीके से हेल्प करती है प्रिजर्व करने में, ये पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करती है एज फॉसिल। फॉर एग्जांपल, हमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन ऐसे देखने को मिले जब साइंटिस्ट जगह जगह जाके डिस्कवरी करते हैं पुरानी चीजों की, तो वहां पर उन्हें बहुत सालों पुराने पॉलन ग्रेन्स मिले कुछ प्लांट्स के। और जब उन पॉलन ग्रेन्स को क्या नाम है फर्टिलाइजेशन करवाई गई किसी फीमेल पार्ट पे, तो उन्होंने फर्टिलाइजेशन शो भी करी।
मींस उनकी क्या थी, उनकी जो वाइबिलिटी थी, मतलब फर्टिलाइजेशन करने की जो पावर थी वो इतने सालों बाद भी बची हुई थी। तो वो इतने सालों बाद तक खराब क्यों नहीं हुए थे, इतने सालों तक वो फॉसिल की तरह कैसे पड़े हुए थे। ठीक है, जो हम ओल्ड सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा ओल्ड सब्सटेंस को फॉसिल्स कहते हैं। तो ये इतने ज्यादा समय तक खराब क्यों नहीं हुए, बिकॉज ऑफ एक्साइन। ठीक है, तो एक्साइन क्या करती है, पॉलन ग्रेन को हेल्प करती है टू प्रिजर्व एज फॉसिल। ठीक है, ताकि ये बहुत सालों तक खराब ना हो। तो स्पोरोपोलिन अगर बहुत ज्यादा होगी, एक्साइन अगर बहुत ज्यादा होगी, तो ये क्या करेगी, दे हेल्प पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो ये क्या करेगी, पॉलन ग्रेन को, हेंस दे मीन्स पॉलन ग्रेन, हेंस पॉलन ग्रेन वेल प्रिजर्व्ड, पॉलन ग्रेन को हेल्प करेगी प्रिजर्व करने में एज फॉसिल। तो इसके ऊपर कई तरीके से क्वेश्चन आएगा कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो फॉसिल्स की तरह प्रिजर्व कैसे हो जाते हैं। तो स्पोरोपोलिन की वजह से फॉसिल की तरह प्रिजर्व हो जाते हैं, बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होते। फॉसिल का मतलब है बहुत लंबे समय तक जो खराब ना हो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर फॉसिल कहा जा रहा है। सेकंड, पॉलन ग्रेन जो होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कौन सा हाईएस्ट रेजिस्टेंस मटेरियल पाया जाता है, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन जो होते हैं कुछ स्पीसीज के सालों साल तक खराब नहीं होते। फिर दोबारा क्या आंसर आएगा, एक्साइन। अब आएगा पेपर के अंदर, पॉलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है, वो किस चीज की बनी हुई होती है, और वो पॉलन ग्रेन को किस चीज में हेल्प करती है। तो तुम क्या बताओगे, आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन बनी होती है एक्साइन की, एक्साइन जो होती है बनी होती है स्पोरोपोलिन की, और स्पोरोपोलिन एक हाईएस्ट रेजिस्टेंस मटेरियल ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ये पॉलन ग्रेन को कैसे हेल्प करता है, इसके ऊपर कोई भी एंजाइम ऐसे डल्कली हाई टेम्परेचर इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। देयरफॉर ये पॉलन ग्रेन को हेल्प करता है प्रिजर्व करने में एज फॉसिल, मीन सालों साल तक पॉलन ग्रेन को खराब नहीं होने तक। खैर ये हर ऑर्गेनिज्म के, मतलब हर प्लांट के पॉलन ग्रेन के लिए बात ट्रू नहीं है, उनके लिए ही ट्रू है ये बात जिनके अंदर एक्साइन ज्यादा होगी। ठीक है, जिसके अंदर एक्साइन बहुत कम होगी उनके लिए बात ट्रू नहीं है। ठीक है, एक्साइन कम होगी तो कोई जो मटेरियल है वो जर्म पोर के थ्रू क्या कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है, पॉलन ग्रेन को खराब कर सकता है। इतनी स्टेटमेंट समझ में है एक्साइन के बारे में? यस सर। ठीक है, तो एक्साइन जो होगा वो क्या होगा, बना होगा स्पोरोपोलिन का। स्पोरोपोलिन को बनवाने में हेल्प करेगा, एक्साइन को बनवाने में हेल्प करेगा टैप्टम। ये हाईएस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है, इसको कोई भी एंजाइम एसिड अल्कली नहीं या हाई टेम्परेचर डिग्रेड नहीं कर सकते, और पॉलन ग्रेन को बहुत लंबे समय तक ये ठीक रखने में, ठीक है, या खराब ना होने देने में हेल्प करते हैं। देयरफॉर दे हेल्प पॉलन ग्रेन टू प्रिजर्व एज फॉसिल। सेकंड लेयर जो होती है पॉलन ग्रेन की उसे कहा जाता है इंटाइन। इंटाइन जो होती है पॉलन ग्रेन की इनर लेयर होती है, और ये होती है कॉन्टिन्यूअस। तो इनर थिन, इनर भी होगी, थिन भी होगी, और कॉन्टिन्यूअस भी होगी। तो इनर थिन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर, इनर थिन कॉन्टिन्यूअस लेयर इज कॉल्ड इंटाइन। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसके ऊपर पूछा जाता है कि इंटाइन किस चीज की बनी हुई होती है। तो इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। सेलुलोज एंड पैक्टिन, सेलुलोज एंड पैक्टिन अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि जो पॉलन ग्रेन के अराउंड जो कवरिंग होती है, जो पॉलन टेट्राड बनता है, तो जो पोलन टेट्राइड की जो कवरिंग होती है वो भी किस चीज की बनी होती है, पैक्टोसेलुलोज। मतलब सेलुलोज एंड पैक्टिन ही है, आगे पीछे करके बोल रखा है, तो वो भी इसी चीज की बनी होती है। तो सेलुलोज एंड पैक्टिन, प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ठीक है, उस प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज पैक्टिन हेमिसेलुलोज की भी बनी हुई होती है। तो सेलुलोज पैक्टिन ये सब क्या आएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, तो हमारे बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं एक बार बता देता हूँ, बार बार ये वर्ड्स यूज होंगे। तो बायोमोलिक्यूल्स किन्हें कहा जाता है, बायो मतलब लिविंग, मतलब हम, और मॉलिक्यूल्स मतलब उनके बॉडी में पाए जाने वाले सब्सटेंस। तो लिविंग की बॉडी में पाए जाने वाले सब्सटेंस को बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये कई तरीके के होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि फैट। ठीक है, तो ये क्या हुए, वेरियस बायोमोलिक्यूल हुए। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये वेरियस टाइप के होते हैं, जैसे कि मोनोसेक्राइड, जैसे कि डाइसेक्राइड, जैसे कि ट्राइसेक्राइड, जैसे कि पॉलीसेक्राइड। फॉर एग्जाम्पल मोनोसेक्राइड जो होते हैं उनका एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, C6H12O6, C6H12O6, ये क्या हुआ, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब अगर तुमने दो ग्लूकोज को एक साथ जोड़ दिया, दोनों ग्लूकोज ने आपस में बॉन्ड बना लिया, या एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज ने आपस में बॉन्ड बना लिया, तो उसे क्या कहने लग जाएंगे, डाइसेक्राइड कहने लग जाएंगे। तीन ग्लूकोज ने आपस में बॉन्ड बना लिया तो उसे ट्राइसेक्राइड कहने लग जाएंगे,
और जब मोर देन 10 या मोर देन 15 ग्लूकोज या फ्रक्टोज ने बॉन्ड बना लिया एक साथ, तो उसे क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड कहने लग जाएंगे। ठीक है, तो जितनी भी सुगर्स होती है उन्हें क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन जो होते हैं क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये मिलके बनाते हैं प्रोटीन, तो इन्हें क्या कहा जाता है, प्रोटीन्स कहा जाता है। तो जितने भी हमारे बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो मिलके बने हुए होते हैं प्रोटीन के। ठीक है, तो एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन्स भी कहते हैं, और हार्मोन्स को भी हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो 99% हमारे जो और एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। एक्सेप्शन होती है जैसे कि राइबोजाइम। लास्ट जो होता है ये होता है फैट। फैट जो होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है फैटी एसिड और दूसरा होता है ग्लिसरॉल। ठीक है, तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये फैट हमारे किस खाने के अंदर होगा, जैसे कि हम घी खा रहे हैं तो उसके अंदर फैट होगा, जैसे कि हम ऑयल खा रहे हैं, चाहे वो किसी भी सरसों का ऑयल हो, ठीक है, चाहे रिफाइंड ऑयल हो, वो सब किस, वो जितने भी ऑयल्स हैं ये सब क्या आएंगे, फैट आएंगे। प्रोटीन्स किस किस चीज में, जैसे कि मीट हो गया, चिकन हो गया, एग हो गया, पनीर हो गया, ठीक है, सोयाबीन हो गया, इनके अंदर प्रोटीन मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों में मिलेगा, कोई भी स्वीट चीज हो गई, ठीक है, रोटी हो गई, चावल हो गए, ठीक है, राइस हो गया, ठीक है, इन सब के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हमें कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे वेरियस बायोमोलिक्यूल, जिनके बारे में एक ब्रीफ माइंड में पता होना चाहिए कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं तो किसकी बात हो रही है, प्रोटीन बोल रहे हैं तो किसकी बात हो रही है, फैट बोल रहे हैं तो किसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। सर ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा क्या, जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसकी जो सेकंड लेयर होती है उसको कहा जाता है इंटाइन, और ये बनी होती है सेलुलोज एंड पैक्टिन की। अब आते हैं पॉलन ग्रेन की थर्ड पार्ट के पास, और वो जो थर्ड पार्ट होता है उसकी लेयर में, उसका नाम होता है जर्म पोर। जर्म पोर। तो पॉलन ग्रेन की लेयर में एक थर्ड पार्ट होता है जिसका नाम होता है जर्म पोर। तो जर्म पोर को कैसे डिफाइन करा जाता है, इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज अ पार्ट एट विच एक्साइन इज absent। तो एक्साइन हैज एन अपर्चर, एक्साइन हैज एन अपर्चर, अपर्चर का मतलब कहा जाता है गैप। तो एक्साइन हैज एन अपर्चर वेयर वेयर स्पोरोपोलेनिन इज absent, वेयर स्पोरोपोलेनिन इज absent इज कॉल्ड जर्म पोर। तो चाहे तो तुम ये लैंग्वेज लिख सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो, इट इज द एरिया एट विच स्पोरोपोलिनिन और एक्साइन इज absent। ठीक है, तो जिस मर्जी लैंग्वेज में लिख सकते हो, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई इशू नहीं है। क्या फंक्शन होता है जर्म पोर का, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। तो जर्म पोर हमारे लिए किस तरीके से फंक्शन शो करता है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। तो जर्म पोर जो होता है ये कैसे काम करेगा, ये एक साइट होती है जहां से pollen tube arise होती है। तो दिस आर द साइट फ्रॉम वेयर pollen tube germination occur। ठीक है, और कब होती है pollen tube की जर्मिनेशन, when pollen grain land on stigma, when pollen grain land on सुटेबल स्टिग्मा। अब यहाँ पर सुटेबल वर्ड क्यों लिख दिया, कि एक अपने ही स्पीसीज पे जाके गिरना है, ये नहीं कि अमरूद का जाके आम पे गिर गया तो वो पॉलन ट्यूब बना लेगा, नहीं, वो बना नहीं पाएगा पॉलन ट्यूब। तो सुटेबल स्टिग्मा लिखने का लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो ये होता है फंक्शन ऑफ जर्म पोर। जो जर्म पोर होते हैं इनके नंबर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि जर्म पोर का नंबर कितना कितना होता है। तो नॉर्मली हर प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं 3 to 4 जर्म पोर। तो नॉर्मली 3 to 4 जर्म पोर हमें देखने को मिलते हैं, आर प्रेजेंट। नॉर्मली 3 to 4 जर्म पोर्स आर प्रेजेंट। पर प्लांट्स जो होते हैं, मतलब एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, इनकी दो कैटेगरी होती है, इनकी दो क्लासिफिकेशन होती है। क्या क्लासिफिकेशन होती है फ्लावरिंग प्लांट्स की, दो, एक होता है डाइकोट और एक होता है मोनोकॉट। तो ये दो क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलती है किसकी, फ्लावरिंग प्लांट्स की। एक होता है डाइकोट और एक होता है मोनोकॉट, जिसके अंदर एक कॉटिलीडन हो और जिसके अंदर दो कॉटिलीडन। तो मोनोकॉट जिसके अंदर एक कॉटिलीडन होगा और डाइकोट जिसके अंदर दो कॉटिलीडन होंगे। डाइकॉट्स जो होते हैं इनके अंदर 3 से 4 जर्मपोर देखने को मिलते हैं। ठीक है, डाइकॉट्स जो होते हैं इनके अंदर 3 से 4 जर्मपोर देखने को मिलते हैं।
और मोनोकॉट जो होते हैं इनके अंदर ओनली वन जर्म पोर देखने को मिलेगा, इनके अंदर ओनली वन जर्म पोर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कॉटिलिडन्स क्या होते हैं? कॉटिलिडन्स सीड के हिस्से होते हैं, दिस आर द पार्ट ऑफ सीड। अगर कॉटिलिडन के जो मतलब जो सीड हैगा उसके अंदर दो हिस्से आएंगे तो उसे क्या कहा जाता है? डाइकॉट कहा जाता है। और अगर सीड के अंदर सिर्फ एक हिस्सा है तो उसे क्या कहा जाता है? मोनोकॉट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक चना अगर तुमने देखा होगा तो चने के ऊपर छिलका होता है और चने के ऊपर इस तरीके से एक लाइन होती है। ठीक है भाई, उस चने के छिलके को अगर तुम उतार दोगे तो तुम्हें दिखेगा चने के अंदर दो टुकड़े हैं, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर। देखा है ऐसा चने के अंदर दो टुकड़े होते हैं? बताओ जल्दी। यस सर। और इन दोनों टुकड़े को हम क्या कहते हैं? कॉटिलिडन्स कहते हैं। ठीक है, तो जिस प्लांट के अंदर सीड के अंदर दो कॉटिलिडन होंगे उन्हें डाइकॉट कहा जाएगा, जिसके अंदर एक होगा उन्हें मोनोकॉट कहा जाएगा। तो डाइकॉट्स के अंदर जर्मपोर जो होते हैं वो होते हैं कितने? 3 से 4। और मोनोकॉट के अंदर जो जर्मपोर होते हैं वो होता है ओनली 1। ठीक है, तो यहाँ पर था अबाउट पॉलन ग्रेन्स की लेयर और पॉलन ग्रेन की सेल्स। तो अभी तक अगर कोई डाउट है पॉलन ग्रेन से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। नो सर। ओके, तो पॉलन ग्रेन के बारे में हमें कुछ और जानना है, इसके बाद हम इनके क्वेश्चंस करेंगे कि पॉलन ग्रेन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। तो हेडिंग डालेंगे मोर अबाउट पॉलन ग्रेन, कि पॉलन ग्रेन से रिलेटेड हमें और क्या क्या जानना होता है। तो हेडिंग आएगी मोर अबाउट पॉलन ग्रेन्स, मोर अबाउट पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन के बारे में सबसे पहले पॉलन ग्रेन की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन is called planology, is called planology। ठीक है, तो स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज प्लानोलॉजी। पॉलन जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो बहुत सारे स्पीसीज के क्या कज करते हैं? सीवियर एलर्जी कज करते हैं। तो पॉलन ग्रेन ऑफ सम स्पीसीज, देखो देखो यहाँ पर वर्ड का लिखा हुआ सम लिखा हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में वर्ड लिखा हुआ है सम, पर एंट्रेंस में क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा जिसमें लिखा होगा पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज। क्या देखने को मिलेगा? पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कज एलर्जी। बहुत ज्यादा स्पीसीज के एलर्जी कज नहीं करते, सम स्पीसीज के पॉलन ग्रेन क्या कज करते हैं? एलर्जी कज करते हैं। पर उस स्टेटमेंट को ठीक दे रहेगा एंट्रेंस के क्वेश्चन में। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो वहां पर वर्ड क्या आना चाहिए? सम आना चाहिए। तो पॉलन ग्रेन ऑफ सम, पॉलन ग्रेन ऑफ सम स्पीसीज, पॉलन ग्रेन जो होते हैं कुछ स्पीसीज के, कैन कज, क्या कज करते हैं? कैन कज सीवियर एलर्जी। ठीक है, ये क्या कज करते हैं? सीवियर एलर्जीज कज करते हैं। तो पॉलन ग्रेन ऑफ सम स्पीसीज कज सीवियर एलर्जी। जैसे पॉलन ग्रेन बहुत छोटे छोटे होते हैं, हवा में उड़ रहे होते हैं, तो अगर किसी के सांस लेने में अगर पॉलन ग्रेन अंदर चले जाएं, ठीक है, कुछ स्पीसीज के, सबके नहीं, कुछ स्पीसीज के, तो वो क्या कज करते हैं? वो सीवियर एलर्जी कज कर देते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से उस पर्सन को क्या क्या दिक्कत हो जाती है? लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। उसको क्रॉनिक किसी डिजीज को कहा जाता है? क्रॉनिक किसी डिजीज को कहा जाता है जो बहुत लंबे समय तक रहती है। तो लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी, जिसकी वजह से उसको क्या हो जाएगा? क्रॉनिक रेस्पिरेटरी मतलब सांस वाला सिस्टम। ठीक है, उससे रिलेटेड उसे क्या हो जाएगी? बीमारी हो जाएगी। तो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर उस पर्सन को हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब होगा? जब वो पॉलन ग्रेन को इनहेल कर लेगा। ठीक है, और किस पॉलन ग्रेन को इनहेल करेगा? जो पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं? एलर्जी कज करते हैं। तो एज क्या कज होगा उसके अंदर? अस्थमा कज होता है पॉलन ग्रेन की वजह से। अस्थमा के देखो दो कारण माने जाते हैं। जब तुम कॉलेज में जाओगे तो हम बीमारी कैसे पढ़ते हैं? हमने लिखा अस्थमा। तो अस्थमा की डेफिनेशन लिखेंगे, अस्थमा क्या होता है। तो व्हाट इज अस्थमा, ये डेफिनेशन लिख दी। फिर लिखते हैं अस्थमा जो होता है उसके कॉजेज क्या होते हैं। ठीक है, लिख दिया अस्थमा के कॉजेज। तो अस्थमा के कॉजेज में तुम दो कॉज पढ़ोगे, एक लिखा होगा जेनेटिक। ठीक है, मींस हमारे पेरेंट को था किसी को और हमें मिल गया, उसे क्या कहेंगे? जेनेटिक। सेकंड लिखेंगे एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टर लाइक पॉलन ग्रेन्स एंड केमिकल्स। ठीक है, विच कैन कज अस्थमा, ये देखने को तुम्हें मिलेगा। और थर्ड देखने को मिलेगा अननोन, मतलब हमें नहीं पता थर्ड किस तरीके से ये हो सकता है, अस्थमा का क्या कारण एक्चुअल हो सकता है। मतलब अस्थमा का एक्चुअल रीजन पता अभी तक नहीं पता कि किस तरीके से होता है। बस ये माना जाता है कि अगर पेरेंट में किसी को है पहले से तो बच्चे को हो सकता है,
ठीक है, और पॉलन ग्रेन की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जज करते हैं कि उस पर्सन को अस्थमा कैसे हुआ होगा, और कभी कभी इसके कारण के बारे में पता नहीं चलता। सेकंड आता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस किसे कहा जाता है? आइटिस जब भी वर्ड लगा होता है उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, आइटिस वर्ड का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो एयर होती है वो जाती है विंड पाइप में, और विंड पाइप को कहा जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, और इन दोनों हिस्सों को कहा जाता है ब्रोंकस। ये ब्रोंकस जो होते हैं ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, और इन फर्दर डिवीजन को कहा जाता है ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो इन फर्दर डिवीजन को कहा जाता है ब्रोंकियोल्स। ये जो ब्रोंकियोल्स होती हैं ये क्या क्रिएट करती हैं? लंग्स क्रिएट करती हैं, लेफ्ट एंड राइट लंग्स क्रिएट करती हैं। ठीक है, और इनके एंड में हमें देखने को मिलता है एल्वियोलाई। इनके एंड में हमें देखने को मिलता है एल्वियोलाई। तो ये जो ब्रोंकियोल्स होती हैं इनके अंदर क्या जा रही है? हमारी सांस जा रही है। हम सांस ले रहे, कहाँ जा रही है? एल्वियोलाई तक जा रही है। अगर ये सूज जाएंगी, ये अगर सूज जाएंगी तो ये जो एरिया होगा ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो सांस लेने वाला एरिया जो होगा सूजने के बाद क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सांस लेने वाला सूजने के बाद एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमें सांस लेने में क्या होगी? डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या होता है? ब्रोंकस की इन्फ्लेमेशन। जो ये जो सांस लेने वाले ट्रैक्ट्स हैं इनकी जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। बात समझ में आई क्या क्या हो सकता है पॉलन ग्रेन की वजह से? यस सर। हाँ, अस्थमा के अंदर क्या होता है वो भी समझ लो। यहाँ पर जैसे कि किसी को जब कभी भी जुकाम हुआ होगा तो तुम स्नीज करते हो, तो स्नीज करते हो व्हाइट व्हाइट म्यूकस निकलता है, उसे क्या कहा जाता है? म्यूकस कहा जाता है। जो भी व्हाइट व्हाइट, जिसे रेड कहते हैं, जो भी कहते हो। ठीक है, तो वो जो वेस्ट होता है वो जो प्रोडक्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? म्यूकस कहा जाता है, और हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है मोस्टली हर पार्ट के अंदर। अब वो जो म्यूकस होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है? हम सांस के साथ अगर कोई बैक्टीरिया जा रहा होगा तो क्या होगा? उस म्यूकस के अंदर चिपक जाएगा और ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है हमारी बॉडी के अंदर म्यूकस। अब मान लो इसके अंदर जो म्यूकस है वो हल्का सा एक पतली सी लेयर बना के प्रेजेंट है, हल्का सा पतली सी लेयर बना के प्रेजेंट है, हल्का सा पतली सी लेयर बना के प्रेजेंट है। अब किसी बंदे को हो गया अस्थमा। अब अस्थमा के अंदर क्या होता है? जो म्यूकस की सिक्रेशन होती है ये बढ़ जाती है। मतलब ये म्यूकस की सिक्रेशन क्यों बढ़ती है? ताकि ये जो पॉलन ग्रेन है ज्यादा अंदर तक ना जा पाए, इसलिए म्यूकस की सिक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो म्यूकस अब बहुत ज्यादा सिक्रेट होने लग गया। अगर म्यूकस बहुत ज्यादा सिक्रेट होने लग गया तो ये जो ये रास्ते हैं, जो पाथवे है जहां से क्या जा रही है? हवा जा रही है, तो ये रास्ते क्या हो जाएंगे? पतले हो जाएंगे। और रास्ते अगर पतले हो जाएंगे तो अगले को क्या होगी? सांस लेने में दिक्कत होगी। तो देखा होगा मूवीज में दिखाते हैं कि फुसफुस करने वाला होता है जिससे वो मुंह में डाल के क्या करते हैं? सांस लेते हैं। ठीक है, दवाई सी जो होती है, इनहेलर जो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक इनहेलर टाइप होता है। ठीक है, जिसमें यहाँ से दवा निकलती है, और इस तरीके से यहाँ पे एक प्रेस करने वाला होता है। तो इसको पहले हिलाया जाता है ऊपर नीचे, उसके बाद यहाँ से दवाई जाती है माउथ के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये जो इनहेलर होता है इससे क्या ली जाती है? दवाई ली जाती है। ब्रोंकियो डायलेटर ली जाती है। ब्रोंको डायलेटर क्या कर देंगे? ये जो म्यूकस है इसको क्लियर कर देता है। जैसे म्यूकस क्लियर हो जाता है अगले की सांस नॉर्मल हो जाती है, उसको सांस लेने में डिफिकल्टी ठीक हो जाती है। तो ये हमें देखने को मिलता है अस्थमा के केस में। तो अस्थमा के केस में म्यूकस जो होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। खैर हम डिसऑर्डर वाले चैप्टर में, डिजीज वाले चैप्टर में दोबारा पढ़ेंगे इन सब चीजों को। तो पॉलन ग्रेन जो होती है सम स्पीसीज की क्या कस करती हैं? सीवियर एलर्जी कस करती हैं, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब कस करती हैं। ठीक है, कौन सा इसका एग्जाम्पल क्या है सम स्पीसीज का? जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पार्थीनियम। पार्थीनियम पार्थीनियम जो होता है ये साइंटिफिक नेम है किसका? कैरेट ग्रास का। कैरेट ग्रास का। और ये क्या कस करती है? ये कस करती है पॉलन एलर्जी। ठीक है, तो कैरेट ग्रास किस तरीके से दिखती है? क्या कैरेट से अलग होती है? देख लो एक बार। कैरेट ग्रास। ठीक है, तो ये कैरेट ग्रास हैगी। अगर तुमने अपने आसपास भी शायद देखा होगा, ये पहले बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे, और ये बहुत कड़वे से होते हैं। अगर इनके लीफ को कभी छुआ हो तुमने उंगली से, ठीक है, तो बहुत ज्यादा कड़वे से होते हैं। मुझे नहीं पता इन्हें क्या कहते हैं, गाय भैंसे भी इन्हें नहीं खाती। ठीक है, मोस्टली इन्हें गाय भैंसे भी इग्नोर करती हैं। अब तुम, खैर मुझे नहीं देखने को मिलते, ये पहले देखने को मिलते थे। तो इन्हें क्या कहा जाता है? कैरेट ग्रासिस कहा जाता है। इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या कस करते हैं? सीवियर एलर्जी कस करते हैं। और इसके ऊपर एंट्रेंस का तुम्हें क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसमें तुम्हें क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पर जो चार ऑप्शन लिखे हुए हैं इसमें से बताओ सीवियर एलर्जी कौन कस करता है। तो इसमें से सीवियर एलर्जी कौन कस करता है? कैरेट ग्रास कस करती है सीवियर एलर्जी। और उसका दूसरा नाम क्या देखने को मिलेगा तुम्हें? पार्थीनियम नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल तुम्हें याद करना होता है सीवियर एलर्जी से रिलेटेड, इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉलन ग्रेन से रिलेटेड। पॉलन ग्रेन्स आर आल्सो, पॉलन ग्रेन जो होते हैं
वो रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। तो पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन जो होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, उनसे हमें प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीजें हमें मिलती हैं। तो पॉलन ग्रेन आर आल्सो रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड यूज्ड एज, इनका यूज किया जाता है एज फूड सप्लीमेंट। इसके ऊपर तुम्हें एंट्रेंस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि पॉलन ग्रेन का इन चारों ऑप्शन में से किस चीज में यूज किया जाता है। तो उसका ऑप्शन में आंसर क्या होगा? फूड सप्लीमेंट। ठीक है, तो इनकी टैबलेट्स आती हैं पॉलन ग्रेन्स की, प्रोटीन्स की, ठीक है, जो रेस हॉर्सेस को, जो हॉर्स रनिंग करने वाले हॉर्स होते हैं, उनको दी जाती है उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए। इवन एथलीट्स भी यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए पॉलन टैबलेट्स का। तो सम स्पीसीज के एलर्जी कस करते हैं और कई पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो हमें न्यूट्रिशन भी देते हैं। तो इनके क्या आते हैं? सिरप्स एंड टैबलेट्स आती हैं जो मार्केट में बिकती हैं। नेक्स्ट आता है पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी के ऊपर। व्हाट इज वायबिलिटी? वायबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये पॉलन ग्रेन इस एंथर के अंदर से निकला और ये गिर गया, ठीक है। अब ये गिरा कहीं पे, जमीन पे गिरा, चाहे स्टिग्मा पे गिरा। अब ये एंथर के अंदर से निकलने के बाद ये पॉलन ग्रेन कितने टाइम तक एक्टिव रहेगा? 30 मिनट तक, 1 घंटे तक, 30 दिन तक, 1 साल तक, कितने टाइम तक एक्टिव रहेगा वो पॉलन ग्रेन? उस कंडीशन को कहा जाता है वायबिलिटी। ठीक है, उस कंडीशन को कहा जाता है वायबिलिटी। तो वायबिलिटी क्या होती है पॉलन ग्रेन की? कि पॉलन ग्रेन एंथर से निकलने के बाद कितने टाइम तक क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। दिस इज नोन एज वायबिलिटी। तो पॉलन ग्रेन के पास क्या होती है? डिफरेंट पॉलन ग्रेन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो डिफरेंट स्पीसीज के शो करते हैं डिफरेंट वायबिलिटी। तो पॉलन ग्रेन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज हैव डिफरेंट वायबिलिटी, उनकी डिफरेंट वायबिलिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इनकी डिफरेंट वायबिलिटी पीरियड हमें देखने को मिलता है। वायबिलिटी पीरियड किसे कहा जाएगा? पॉलन ग्रेन कितने टाइम तक एक्टिव रहता है। सर आवाज नहीं आ रही। वायबिलिटी, तो अपनी वायबिलिटी लूज करने से पहले, अपनी एक्टिवनेस लूज करने से पहले एक पॉलन ग्रेन को क्या करना होता है? सुटेबल स्टिग्मा पे जाके गिरना होता है। ठीक है, सेम ऐसी जो ह्यूमंस के स्पर्म होते हैं उनकी भी वायबिलिटी होती है अराउंड 72 आवर्स की। ठीक है, 72 घंटे की वायबिलिटी होती है मेल स्पर्म्स की, उसके बाद वो बेकार हो जाते हैं। ठीक है, उनकी वायबिलिटी लूज हो जाती है। एग्जाम्पल जो वायबिलिटी के ऊपर लिखा हुआ है कि कितने टाइम तक किसके एक्टिव रहते हैं, जैसे कि राइस। राइस मतलब जितने भी अनाज होते हैं, ठीक है, अनाज किन्हें कहा जाता है? चावल, गेहूं, बाजरा, ये सब क्या है? अनाज है। ठीक है, तो राइस, व्हीट एक्सेट्रा, इनकी जो वायबिलिटी होती है, अनाजों की जो वायबिलिटी होती है, इनके पॉलन ग्रेन की होती है ओनली 30 मिनट्स की वायबिलिटी होती है। तो दे हैव ओनली 30 मिनट्स ऑफ वायबिलिटी। 30 मिनट्स के अंदर अगर पॉलन ग्रेन जाके गिर गया फीमेल स्टिग्मा के ऊपर ऑफ सेम प्लांट, मतलब सेम स्पीसीज पे, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, वरना पॉलन ग्रेन हो जाएगा बेकार। ठीक है, नेक्स्ट जिनकी थोड़ी ज्यादा वायबिलिटी होती है वो होती है लेग्यूमिनेसी फैमिली। अब लेग्यूमिनेसी फैमिली कौन सी होती है? जितने भी फली वाले पौधे होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? लेग्यूम कहा जाता है। फली वाले जैसे कि मटर हो गया, ठीक है, और दालें हो गई कई, तो उन्हें क्या कहा जाता है? लेग्यूमिनस फैमिली कहा जाता है। तो जितनी भी लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है, सोलेनेसी फैमिली होती है। सोलेनेसी किसको कहा जाता है? पोटैटो फैमिली को कहा जाता है सोलेनेसी। तो जितनी भी लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है, पोटैटो फैमिली होती है, रोज की फैमिली होती है, ठीक है, इनके अंदर जो जो प्लांट आते हैं उनके पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी होती है ज्यादा। दे हैव मैनी मंथ्स ऑफ वायबिलिटी। तो इनकी वायबिलिटी होती है मैनी मंथ्स की। तो दे हैव मैनी मंथ्स ऑफ वायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ तक स्टेटमेंट में कोई दिक्कत है? इन 3 स्टेटमेंट में कोई दिक्कत है पॉलन ग्रेन से रिलेटेड? बताओ, कोई बात समझ में ना आई तो। नो सर। ठीक है, तो सारी बात समझ में आ रही है। इसके बाद चलते हैं इसकी लास्ट स्टेटमेंट पे पॉलन ग्रेन की। कि पॉलन ग्रेन को, अब मान लो तुम्हें कोई पॉलन ग्रेन है और वो 30 मिनट में अपनी वायबिलिटी खो देता है, तुम्हें वो पॉलन ग्रेन अगले साल तक चाहिए, तो तुम उसे क्या करोगे? तुम उसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर प्रिजर्व कर दोगे, और इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। तो इसके ऊपर भी तुम्हें एंट्रेंस का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा जब हम एंट्रेंस का क्वेश्चन करेंगे। तो क्रायो प्रिजर्वेशन कब करा जाता है? क्रायो मतलब कूल, ठीक है।
तो क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन की केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेगा वर्ड। तो क्या होता है क्रायो प्रिजर्वेशन? क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि पॉलन ग्रेन को, ठीक है, हम स्टोर कर सकते हैं। पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड। अगर हम पॉलन ग्रेन को बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड इन लिक्विड नाइट्रोजन। तो किसके अंदर स्टोर किया जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। लिक्विड नाइट्रोजन का क्या टेम्परेचर होता है? इसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। तो जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है, मीन्स जो नाइट्रोजन होता है वो लिक्विड रहता है -196 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और ये कौन सी लोकेशन पे किया जाता है ये काम? क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है एट पॉलन बैंक, ठीक है। ये किया जाता है प्रोसेस एट या इन पॉलन बैंक्स में, ये प्रोसेस करी जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हें इस चीज पे मिल जाएगा कि क्रायो प्रिजर्वेशन कहाँ करी जाती है? पॉलन बैंक पे। क्रायो प्रिजर्वेशन में किस केमिकल का इस्तेमाल होता है? लिक्विड नाइट्रोजन का। और क्रायो प्रिजर्वेशन किसके लिए करी जाती है? पॉलन ग्रेन को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। पॉलन ग्रेन को स्टोर करने के लिए लॉन्गर पीरियड के लिए हम क्या करते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। तो ये था अबाउट पॉलन ग्रेन्स। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो आज कई सारी टर्म्स हमें देखने को मिली, एक बार रिवाइज करते हैं। हमने देखा कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो 2 सेल स्टेज में निकलते हैं 60% एंजियोस्पर्म के अंदर, और 3 सेल स्टेज में निकलते हैं 40% एंजियोस्पर्म के अंदर। ये कॉन्सेप्ट हमने समझा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि पॉलन ग्रेन के अंदर जो 2 सेल्स होती हैं, ठीक है, ये कौन कौन सी होती हैं? वेजिटेटिव और जनरेटिव, और इनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो वेजिटेटिव जो ट्यूब सेल जो होती है ये बनाती है पॉलन ट्यूब। जनरेटिव जब स्टिग्मा पे गिरती है तो बनाती है 2 मेल न्यूक्लियाई। इसके बाद हमने स्टेटमेंट लिखी कि 40% 60% के अंदर क्या डिफरेंस होता है। और इसके बाद हमने पढ़ा वेरियस लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन भी लिखा हो सकता है, मेल गैमेटोफाइट भी लिखा हो सकता है। मेल गैमेट को ही मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। तो पॉलन ग्रेन के अंदर हमें 2 लेयर देखने को मिलती है, एक इनर लेयर, एक आउटर लेयर। इनर लेयर को इंटाइन कहा जाता है, जो बनी होती है सेलुलोज एंड पैक्टिन की, और आउटर लेयर को कहा जाता है एक्साइन, जो बनी होती है स्पोरोपोलिन की। स्पोरोपोलिन को बनवाने में हेल्प करता है टैप्टम। देन एक्साइन जिस जगह पे एब्सेंट होती है उसे जर्मपोर कहा जाता है। और जर्मपोर जो होता है वो ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। डाइकॉट्स में ज्यादा होते हैं, मोनोकॉट्स में ओनली 1 जर्मपोर होता है। ये जो एक्साइन होती है ये बहुत ज्यादा हाईएस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल होता है। इसको कोई भी एसिड अल्कली हाई टेम्परेचर डिग्रेड नहीं कर पाता। इसकी वजह से पॉलन ग्रेन प्रिजर्व हो पाते हैं एज फॉसिल। इंटाइन के बारे में सेलुलोज पैक्टिन की बनी होगी जर्मपोर, जहां पर एक्साइन एब्सेंट होगी या स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगी। और डाइकॉट्स के अंदर जर्मपोर ज्यादा होंगे, मोनोकॉट्स के अंदर जर्मपोर कम होंगे। पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ और बातें। पॉलन ग्रेन की स्टडी को पैलिनोलॉजी कहा जाता है। पॉलन ग्रेन जो होते हैं कुछ स्पीसीज के क्या कस करते हैं? सीवियर एलर्जी, जैसे कि पार्थेनियम कैरेट ग्रास करती है सीवियर एलर्जी। पॉलन ग्रेन बहुत सारे स्पीसीज के फूड सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं बिकॉज ये रिच होते हैं प्रोटीन्स में। और पॉलन ग्रेन की डिफरेंट वाइबिलिटी पीरियड होती है। वाइबिलिटी पीरियड मतलब कितने टाइम के लिए एक्टिव रहती हैं एंथर से निकलने के बाद। जैसे कि जो अनाज होते हैं, अनाज क्या कहा जाता है? सीरियल्स कहा जाता है। सीरियल्स इज कॉल्ड अनाज, ठीक है। हम तो लिख देता हूँ यहाँ पे, जो अनाज होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सीरियल्स कहा जाता है, ठीक है। तो सीरियल्स कहा जाता है अनाज को। तो जितने भी सीरियल्स होते हैं उनकी होती है 30 मिनट्स की, और लेग्यूमिनेसी सोलेनेसी रोजेसी फैमिली की होती है वाइबिलिटी मंथ्स की। क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है पॉलन ग्रेन्स का उनको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए। और किस में करा जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन में एट -196 डिग्री सेल्सियस। और लोकेशन जो होती है जहाँ करा जाता है उन्हें कहा जाता है पॉलन बैंक, ठीक है। तो यहाँ तक कोई बात जो तुम्हें ना समझ में आई हो तो पूछ सकते हो। नो सर। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके पॉलन ग्रेन से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हैगा, विच स्पीसीज पॉलन ग्रेन कॉज एलर्जी? किस स्पीसीज के पॉलन ग्रेन एलर्जी कॉज करते हैं? सेकंड क्वेश्चन, सीरियल्स जो होते हैं देयर पॉलन ग्रेन वाइबिलिटी कितने टाइम की होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोकॉट्स में कितने जर्मपोर होते हैं? मोनोकॉट्स हैव हाउ मैनी जर्मपोर? तो मोनोकॉट्स के पास कितने जर्मपोर होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटाइन किसकी बनी हुई होती है? इंटाइन मेड अप ऑफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोरोपोल विच पार्ट ऑफ एंथर विच
part of anther help in formation of स्पोरोपोलेनिन? स्पोरोपोलेनिन को बनवाने में कौन सा पार्ट एंथर का हेल्प करता है? तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्पीसीज पोलन ग्रेन कज एलर्जी? कौन सी स्पीसीज की पोलन ग्रेन एलर्जी कज करते हैं? क्या नाम होता है उस स्पीसीज का? सर सम स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स है वो करते हैं को एलर्जी, और एग्जांपल है पार्थेनियम या कैरेट ग्रास। ठीक है। सीरियल्स की पोलन ग्रेन की वायबिलिटी कितनी होती है? सीरियल्स की 30 मिनट होती है। 30 मिनट। मोनोकोट हैव हाउ मेनी जर्म पोर? 1 जर्म पोर। इंटाइन मेड अप ऑफ? स्पोरोपोलेनिन। गलत। इंटाइन सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी हुई थी। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ठीक है। स्पोरोपोलेनिन एग्जाइन। which part of anther help in formation of sporopollenin? एंथर सर वो पोलन ग्रेन का जो एग्जाइन होता है ना, उस वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। बोला है which part of anther? एंथर का कौन सा पार्ट हेल्प करता है स्पोरोपोलेनिन बनवाने में? सर ये नहीं पता। टैप्टम याद करो, भूल गए क्वेश्चन बदलते ही, है ना? पढ़ा था ना? यस सर। हाँ, तो टैप्टम जो होता है वो हेल्प करता है स्पोरोपोलेनिन बनाने में। ठीक है। अगर मैं एक्साइन लिख देता तो याद आ जाता, पर मैंने घुमा के पूछा उसको। चलो ठीक है, तो क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना बाद में। बाय बाय।